सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अभी 50 का तड़का मैंने आप लोगों को एक सीरीज़ कराई थी, मतलब शुरू करवाई थी, जिसमें हम पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कवर कर रहे थे, है ना। तो एक पार्ट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करवा दिया था, आज ये दूसरा पार्ट है। बट दूसरे पार्ट में सारे न्यूमेरिकल नहीं होंगे, 3 पार्ट के अंदर न्यूमेरिकल खत्म हो रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि डिमांड है बच्चों की कि छोटी छोटी वीडियो बनाओ सर। तो बेटा ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, 30-40 मिनट का ये वीडियो होगा और उसके अंदर हमारा दूसरा पार्ट होगा। और तीसरे पार्ट का वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि जैसे मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, और वैसे भी आप मेरे साथ लगे रहो, मेहनत करते रहो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, लगता है कि हाँ मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, थोड़ी सी भी अगर हेल्प हो रही है इस चैनल से, तो इस चैनल को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दो, ठीक है। चलिए, तो 50 का तड़का पार्ट 2 फिजिक्स, इसकी शुरुआत करते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखो, इससे पहले हम लगभग 25 न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो आज 10-11 न्यूमेरिकल आज कर लेंगे और बाकी बचे 15 हम लास्ट वीडियो के अंदर कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ बेटा? यहाँ पे दिया हुआ है ए रेक्टेंगुलर लूप जिसका नाम है PQMN, जो इसकी मूवेबल आर्म है कौन कौन सी? मूवेबल आर्म है भाई कौन सी? PQ, जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस है कितना? 2 ओम का। प्लेस इन ए यूनिफॉर्म फील्ड, जिसकी वैल्यू कितनी है? 0.1 टेस्ला है। एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप एज शोन इन द फिगर। द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म्स MN और NP और MQ आर नेग्लिजिबल हैं। सॉरी, MQ, ये वाला MQ है, नेग्लिजिबल है। आपको EMF निकालना है इन द लूप। तो यार, अगर तुमने देखा होगा इस तरीके से, अगर रोड चलती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चाहे इधर या इधर, तो उसमें एक EMF जनरेट होता है। तो उस EMF का आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो EMF का फॉर्मूला क्या होता है? EMF का फॉर्मूला इज़ BVL। कई बच्चे सोचते हैं कि मोशनल EMF नहीं है, भाई मोशनल EMF है एग्जाम के अंदर हमारे, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या है? BVL। अब B की वैल्यू कितनी है? देखो यार, यहाँ पे 0.1 दे रखी है, 0.1, ये रही 0.1 टेस्ला। ओके, वेलोसिटी कितना दे रखा है भाई? 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है। और लेंथ कितनी है PQ की? लेंथ कितनी है PQ की भाई साहब? 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर नीचे लगाएंगे 100, किस लिए? 100 किस लिए लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं हमारे पास जो सेंटीमीटर उसको मीटर बनाने के लिए, ठीक है। अब ये 0.10 का भी, 0.1 का भी हम 10 लगा लें, तो ये इससे कट हो गया और ये इससे कट हो गया, तो 2/10 हमारे पास आ रहा है, मीन्स 0.2 जो है वो हमारा आंसर है। EMF है तो वोल्ट में होगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट बोला गया है बेटा जी, करंट इंड्यूस इन द लूप व्हेन आर्म PQ इज मूव्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब करंट पूछ रहा है तुमसे, तो करंट कैसे निकालेंगे? करंट भाई I अपॉन में रेजिस्टेंस होगा, सॉरी करंट निकालना है, तो V बाय में R कर रहे होंगे, V बाय में R। तो V कितना है? मतलब EMF कितना है? 0.2, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना भाई? रेजिस्टेंस इसने 2 ओम दिया हुआ है, क्योंकि बाकी सबका नेग्लिजिबल है, तो इसका 2 ओम हुआ, तो कितना हुआ? 0.1 ओम। सॉरी, करंट है तो एम्पीयर आने वाला है, करंट है तो एम्पीयर आने वाला है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। कुछ भी नहीं था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चैप्टर नंबर जो कौन सा है? 7th, उससे रिलेटेड है भाई साहब ये, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन LCR सर्किट शॉन बिलो, विच वन लीड इन फेज करंट और वोल्टेज। कौन लीड करता है? तो देखो यार, आंसर की हिंट तुम्हें दे रखी है सबसे पहले, बट तरीका तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि ये यहाँ पे तुम्हें एक सीरीज LCR सर्किट दे रखा है। सीरीज LCR सर्किट के अंदर तुमने देखा हो तो यहाँ पे ऐसा होता था कुछ सीन, कि वोल्टेज हमें इस तरीके से इतने एंगल पे मिल रही होती थी। तो हम लिखते थे कि tan phi अगर हम निकालें, क्या निकालें भाई साहब? tan phi अगर हम निकालें तो वो कैसा बनेगा? एक मिनट, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं इसको। तो tan phi अगर हम निकालें वो कैसा मिलेगा? जो परपेंडिकुलर है वो, और ये मिलने वाला है। बट हमें सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि यार जो फॉर्मूला है हमारे पास, देखो वो होता है क्या, मैं बता देता हूँ। XL माइनस XC अपॉन में R, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं XC माइनस XL अपॉन में R को यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ बड़ी होगी उसमें से सिर्फ उसको छोटी वाली को माइनस करना है, हमें ये देखना है। मतलब अगर XL बड़ा है तो XL में से माइनस करेंगे, XC बड़ा है तो XC में से माइनस करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे XC निकालना होगा। तो XC की वैल्यू कितनी है? 1/C ओमेगा। कितनी होगी भाई साहब? 1/C ओमेगा होने वाली है। तो 1/C ओमेगा 1, अरे ये क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट यार। 1/C ओमेगा। सी कितना है भाई साहब? सी दे रखा है 2 माइक्रो, मतलब 10 - 6, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है?
यहाँ से पता लगेगी क्योंकि साइन ओमेगा टी होता है, तो यहाँ पे 1000 दे रखा है। साइन ओमेगा मतलब ओमेगा की वैल्यू दे रखी है वो 1000, तो यहाँ पे बनेगा आप लोगों के पास कितना 1/2, और जो नीचे 10-3 बनेगा इन 3 जीरो कटने के बाद, इन 3 जीरो कटने के बाद वो ऊपर चला जाएगा 1000, तो ये बना आप लोगों के पास कितना 500, कितना बना 500। तो एक्सी की वैल्यू कितनी आ रही है 500 आ रही है भाई, ठीक है 500 ओहम आ रही है क्योंकि रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर एक्सएल की बात करूँ, एक्सएल क्या होता है एल ओमेगा, एल कितना दे रखा है, एल दे रखा है 100 मिली कितना 10-3 1000, ये हो गया आप लोगों के पास 1000 ओमेगा, तो ये इससे कट, तो आपके पास 100 आ रहा है किसकी वैल्यू ओम की वैल्यू। तो आपको पता लग गया यार यहाँ पे कि 500 बड़ा है मतलब एक्स सी बड़ा है, तो हम 10 फाई को ऐसे लिख रहे होंगे 10 फाई क्या है एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन में आर। तो एक्स सी कितना है 500 माइनस एक्स एल इज़ 100, आर कितना है आर 400 दे रखा है, आर कितना दे रखा है 400, तो करो यार ये कितना आएगा 400 ऊपर 400 नीचे आ गया, तो 10 फाई आ गया 1, मतलब फाई की वैल्यू कितने आ गई 45 डिग्री आ गई है, तो 45 डिग्री आ गई है। अब कौन चीज़ यहाँ पे लीड करेगा, विच वन लीड, देखो यार यहाँ पे ना कौन ज़्यादा है एक्स सी ज़्यादा है, यहाँ पे कौन ज़्यादा है एक्स सी ज़्यादा है, यहाँ पे एक्स सी ज़्यादा है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे जो है आप लोगों का करंट जो है वो क्या कर रहा होगा लीड करेगा, क्या करेगा भाई करंट जो है लीड करेगा, मतलब यहाँ पे एक्स सी ग्रेटर देन किससे है एक्स एल से है, दैट्स वाई जो है करंट लीड करने वाला है। समझ आया, चलो ये क्वेश्चन भी सेम है, बिल्कुल सेम है, आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे फेज डिफरेंस निकालना है और करंट और वोल्टेजेस निकालने हैं बेटा जी, करंट एंड वोल्टेजेस आप लोगों को यहाँ पे निकालने हैं। देखो यार एक्स सी अगर बड़ा है तो इसका मतलब जेड की जो वैल्यू होगी वो भी क्या आने वाली है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल आने वाली है। आप इस तरीके से बोलोगे कि मतलब उसके एक तरीके से वोल्टेज में से माइनस हो रहा है, क्लियर हुआ, चलो यहाँ पे समझ आ गया इतना। नेक्स्ट एक वेरिएबल कैपेसिटर सी दे रखा है जिसकी एक कैपेसिटर दे रखा है सी जिसके अक्रॉस एक वेरिएबल रजिस्टर आर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक बल्ब है बी जिसको कनेक्ट किया गया है सीरीज़ के अंदर, सीरीज़ में है। तो आपको बताना है जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है कुछ ब्राइटनेस के साथ, वो बोल रहा है कि ये बल्ब की जो ग्लो है वो कैसे चेंज होगी अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दें कैपेसिटर के बीच में और आर को वैसे का वैसे रखें। तो पहला केस देखो यार, अगर हम कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे, अगर हम कैपेसिटर के केस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे, स्लैब को अगर रख दें, तो इसका मतलब है जो कैपेसिटेंस है नई कैपेसिटेंस जो होगी वो पुरानी का के टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा उस उतना टाइम्स हो जाएगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है 1 में सी ओमेगा होता है। अगर भाई सी इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन इंक्रीज़ हो रहा है, नीचे वाला पोर्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है ड्यू टू कैपेसिटर वो डिक्रीज़ हो रहा है। अगर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब करंट क्या होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो ब्राइटनेस होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ब्राइटनेस क्या होगी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं कि जब भी हमारा करंट इंक्रीज़ होगा तो ब्राइटनेस इंक्रीज़ होगी, अगर करंट डिक्रीज़ होगा तो ब्राइटनेस डिक्रीज़ होने वाली है भाई साहब, सिंपल है। चलो नेक्स्ट तुम्हें क्या बोला गया है, द रेजिस्टेंस आर इज़ इंक्रीज्ड कीपिंग द सेम कैपेसिटेंस। अब बोल रहा है दूसरे पार्ट में अब ये बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि अगर हम आर को इंक्रीज़ कर दें और सी को सेम रखें, तो भी ध्यान से देखो, एक कैपेसिटर है एक आर है, तो इसका मतलब जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो क्या होगी इंक्रीज़ ही होगी, क्योंकि जेड क्या होगा यहाँ पे जेड होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो कि इसने बोला कि इसको तो सेम रखेंगे बट इसको इंक्रीज़ कर देंगे, तो इसका मतलब जेड जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर जेड इंक्रीज़ हो गया, ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया, तो इसका मतलब करंट जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो ब्राइटनेस क्या होगी यहाँ पे, ब्राइटनेस क्या होगी भाई यहाँ पे डिक्रीज़ होने वाली है, ब्राइटनेस क्या होने वाली है डिक्रीज़ होने वाली है भाई साहब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंज फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर C1 टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कैपेसिटर C। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे हम अगर एक कैपेसिटर C लगा दें जिसका नाम C1 है, और क्यों लगा दें, इन ऑर्डर टू मेक द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यूनिटी, हम पावर फैक्टर को यूनिटी करना चाहते हैं। देखो पावर फैक्टर को यूनिटी करना चाहता है, पावर फैक्टर को, ठीक है, पावर फैक्टर को यूनिटी, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है आर बाई में जेड। अगर हम उसे यूनिटी करना चाहते हैं तो वो तभी हो सकता है जब एक्स एल इज इक्वल टू एक्स ही होगा, तभी ये 1 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जेड इज इक्वल टू आर होगा ना, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स ही पे। हाँ तो यहाँ पे
एक्स एल और एक्स सी हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यही फॉर्मूला यूज़ कर लें। एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा, एक्स सी क्या होगा, 1/c ओमेगा। बट यहाँ पे सी इज़ वट, यहाँ पे जो सी है ना वो पैरेलल में है। देखो टोटल कैपेसिटेंस वो पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होगा, सीरीज़ की तरह ऐड हो रहे होंगे, मतलब डायरेक्ट ऐड होंगे। तो एक का नाम सी है, एक का C1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया C प्लस C1, साथ में यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा, साथ में यहाँ पे कितना लिखेंगे, ओमेगा। अच्छा अब देखो यार, हम यहाँ से क्या निकालेंगे, C1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया C प्लस C1, और यहाँ पे आ गया इस तरीके से, यहाँ पे लिख दो ओमेगा, और यहाँ पे आ गया 1/L, यहाँ पे आ गया ओमेगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर उधर किया है ना। अब ध्यान से देखो, C की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है भाई, 2 माइक्रो, 10 - 6 लिख दो, प्लस C1 निकालना है, यहाँ पे लिख दो 1/L, L की वैल्यू कितनी है 100 मिली, तो 100 मिली, मिली इस 10 - 3, ठीक है, और ओमेगा तो स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब 1000 और 1000 दो बार आएगा ना, 1000 को दो बार लिखेंगे, तो इसका मतलब ये वाला तो इससे कट हो ही रहा है। अब बचा कौन आप लोगों के पास, ये बचा आप लोगों के पास कितना, 2 × 10⁻⁻6 प्लस C1 इज इक्वल टू 1/100, और साथ में बच रहा है 3, 10⁻3, तो मतलब 10⁻5 बच रहा है, 10⁻5 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। कितना बच रहा है भाई, 10⁻5 बच रहा है, हाँ 10⁻5 बचेगा, क्योंकि 2 ये हैं और 3 ये है, 5 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, तो कितना ही आने वाला है, ये आएगा आप लोगों के पास, यहाँ पे C1 है ना, C1 उधर कर दो, मतलब C1 के लिए यहाँ पे कर दो 1/10⁵, ये हो गया -2 × 10⁻⁻6 ऐसे कर दो। तो क्या तुम्हें मैं ऐसा कर दूँ, इसको ध्यान से देखना, इसको ऐसा कर दूँ कि हम इसको ऐसा कर लेते हैं, 10⁻6 कर देते हैं, क्योंकि जो 10 - 6 है ऊपर वो नीचे कर दिया मैंने, जो 10⁻6 है भाई उसको मैंने नीचे कर दिया है। तो अभी आप लोगों के पास यहाँ पे कितना आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है 10⁻6 इसका क्या, एलसीएम, 10⁻6 क्या आने वाला है, इसका एलसीएम आने वाला है भाई। सो एलसीएम आएगा ना, 10⁻6 है, और 1 मिनट हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया, ये आएगा आप लोगों के पास कितना, 10 - 6, 10 - 5, इसको ऐसे कर लो ना यार, सिंपल तरीके से कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, 1 मिनट, इसको ऐसे कर लो कि 10⁻5 को ऊपर ले गए, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2/10 बचा, ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये बचेगा 1/5, तो ये बना 10 - 5, यहाँ पे बचेगा 1 - 1/5, तो 5 में से 1 गया, यहाँ पे हो गया 4, 4/5 × 10⁻⁻6, तो डिवाइड कर लो कितना बनने वाला है भाई, डिवाइड कर लो कितना बनने वाला है यहाँ पे, तो ये बनेगा 0.8 माइक्रो ही बनेगा, 0.8 माइक्रो ही बनेगा, ठीक है। आंसर भी दे रखा मैंने तुम्हें, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, 4 है ना भाई, 4/5, तो ये 0.8 हो गया, इंटू 10 - 5 है, 0.8 का 10 नीचे लगा लो, तो 10 ऊपर ही जाएगा, तो 10 - 6 मतलब वही बनेगा, ठीक है। चलो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, जस्ट एक कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, एक स्मॉल टाउन है विद ए डिमांड ऑफ 1200 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, मतलब पावर की वैल्यू दे रखी है भाई, पावर की वैल्यू दे रखी है 1200 किलो मतलब 10⁻3, 10⁻3 मतलब याद 1000 लगा दो, वोट बना दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। मतलब ये हो गया आप लोगों के लिए कितना, 12 × 10⁻5 वोट कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि किलो को ओपन कर दिया ना। चलो, और ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है, मतलब जहाँ से एक स्मॉल टाउन है जिसकी डिमांड इतनी है, और वो पावर इतनी है, डिमांड वोल्टेज की इतनी है, इज सिचुएटेड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक प्लांट, जहाँ से बिजली बन रही है, जनरेटिंग एट ए पावर ऑफ 440 वोल्ट, ओके। द रेजिस्टेंस ऑफ द टू लाइन, मतलब एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनका जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओहम है पर किलोमीटर। तो ये कितनी किलोमीटर की है भाई, ये दे रखी है इसने 20 किलोमीटर की, तो 20 किलोमीटर, ठीक है। मतलब इन लाइन का अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो वो कितना निकलेगा, इन लाइन का रेजिस्टेंस निकलेगा 0.5, इंटू करूँगा मैं 20 किलोमीटर, इंटू करूँगा मैं 2, क्योंकि ये 2 लाइनें हो गई हैं, तो ये बनेगा, इससे इसको कट किया, तो ये 20 ओहम आने वाला है। कितना आने वाला भाई, 20 ओहम जो है हमारे पास रेजिस्टेंस आने वाला है। जस्ट लाइक एक सिंपल सा हम तरीका कर रहे हैं, दोबारा से एक बार कर लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे एक बार दोबारा से देखो, आपके पास 0.5 पर किलोमीटर का है, तो 20 किलोमीटर हुए, है ना, 20 किलोमीटर हुए, साथ में वो 2 लाइनें हैं, तो 2 लाइनें हो गई, ये 5 के नीचे एक 10 लगा सकते हैं, क्यों, 0.5 है,
तो इससे ये कट गया, तो हमारे पास कितना हुआ 20 ओहम आ चुका है। कितना आ चुका है 20 ओहम का आ चुका है। ठीक है, चलो तो ये तो रेजिस्टेंस की बात हुई। अब वो बोल रहा है कि द टाउन गेट्स द पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू ए 4220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब जब टावर के अंदर जो सप्लाई जाती है वो इस ट्रांसफार्मर से जाती है, तो इसका मतलब इसकी इनपुट यहाँ तक है ना, क्योंकि उन्होंने भाई पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब लाइन के अंदर कितना लॉस हो वो देखना है। तो फिर टावर के ट्रांसफार्मर में जैसे लाइट एंटर कर रही है तो वो वाला पॉइंट हम देखेंगे ना, क्योंकि लाइन में जो चली ट्रांसफार्मर जो एंटर करेगी वही करेगी ना, तो इनपुट वाला ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कौन दे रखा है, एक तरीके से वर्चुअल वैल्यू दे रखी है वोल्टेज की, तो कितनी है 4000। कितनी है 4000। हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है पावर, कि पावर का कितना लॉस हुआ है। तो पावर क्या होता है ईवी आईवी, तो पावर हमारे पास है, ईवी भी है हमारे पास और आईवी भी है, तो आईवी निकालें। आईवी कितना होगा पी अपॉन में ईवी होगा। ठीक है, पी अपॉन में ईवी होने वाला है। ईवी कितना है भाई, ईवी है हमारे पास 4000। ईवी कितना है 4000। पावर कितनी है हमारे पास, पावर है एक तरीके से 12 के साथ 5 जीरो आप लोग लगा दो भाई, 5 जीरो। हाँ, तो ये 3 इससे कटी, 3 इससे कटी, ये इससे कटी, तो 300 आ गई। आईवी की वैल्यू कितनी आ रही है 300 एम्पियर आ रही है। अब तुम्हें क्या निकालना है, लाइन पावर लॉस निकालना है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो भाई लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या होता है, आई स्क्र आर होता है। तो आई स्क्र मतलब आई वी, तो ये हो गया 3 का स्क्वेयर मतलब 300 का स्क्वेयर इंटू रजिस्टेंस इस कितना 20 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये बनेगा 3 और 3 9, 9 और 2 18, मतलब 2 का मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 दूनी 18 हो गया। ओके, तो ये कितनी है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 हम लिखने वाले हैं। और ये क्या है हमारे पास, क्या है पावर लॉस है इन द फॉर्म ऑफ हीट है। तो ये किस में लिख रहे हैं भाई, पावर में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये वोट में आने वाली है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये कितना है 1800, तो ये 1800 हुआ। इससे अगला कौन है, ये किलो है, तो किलो वोट हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा बेटा। ठीक है, समझ आया, 1800 किलो वोट लाइन पावर लॉस जो होगा वो ये होने वाला है। पावर लॉस निकालना है इन द फॉर्म ऑफ हीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक स्मॉल बल्ब है जिसको प्लेस किया गया है बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन अमर्ज। ये आप लोगों का ना TIR का केस होता है, मतलब इसमें बोला कि मान लीजिए यहाँ पे वाटर है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है भाई वाटर है, और उस वाटर के अंदर नीचे की तरफ एक बल्ब को रख दिया गया है, यहाँ से एक बल्ब है, तो इस बल्ब से लाइट क्या होगी भाई इधर जा सकती है। ठीक है, इस बल्ब से लाइट इधर जा सकती है। ठीक है, अब होगा क्या यार, देखो मान लो अगर मैं यहाँ नॉर्मल बनाता हूँ और यहाँ इस एंगल पे अगर ये लाइट बिल्कुल ऐसे हो जाए, ठीक है, और सिमिलरली इस एंगल पे ये लाइट बिल्कुल यहाँ हो जाए, तो इसका मतलब लाइट सिर्फ का एरिया जो होगा हम ये निकालेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला किया हुआ है, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला किया हुआ कि अगर ये H हो आप लोगों के पास, ये अगर इसका R हो, ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है R का। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं H अपॉन में अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 बोलते हैं। अभी तुम्हें करना क्या है, तुम्हें वो बोल रहा है यार कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन अमर्ज, है ना, ये आप लोगों को बोल रहा है। तो यार एरिया अगर निकालूँ, मैं क्या निकालूँ, अगर एरिया निकालूँ तो एरिया को कैसे करूँगा, पाई आर स्क्वेयर करूँगा। तो यहाँ पे देखो आर स्क्वेयर मुझे चाहिए, क्या चाहिए आर स्क्वेयर चाहिए, तो आर स्क्वेयर का मतलब यहाँ पे एच स्क्वेयर मैं कर सकता हूँ और यहाँ पे म्यू स्क्वेयर माइनस 1 मैं कर सकता हूँ भाई साहब। ठीक है, चलो तो इसका मतलब यहाँ पे पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है एच स्क्वेयर, यहाँ पे हो गया म्यू स्क्वेयर माइनस 1 हो गया। ठीक है, सो ये होता है आप लोगों के पास यार क्या निकालने का तरीका, एरिया निकालने का तरीका। तो एच आप लोगों के पास है भाई कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, और म्यू आप लोगों के पास दे रखा है 4.4 बाई में 3 मीन्स 1.33 दे रखा है। बस पाई की वैल्यू तुम्हें पता ही होती है 22/7, या फिर आप यूज़ कर लो 3.14। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों को, मुझे नहीं मतलब हाँ तुमने बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। बाय कन्वेक्स लेंस दे रखा है, बाय कॉन्वेक्स, बाय मतलब कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। ठीक है, और किस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है, जिसका ये बना हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मतलब यहाँ पे जो लेंस के लिए वो 1.25 है। इसको इमर्स किया जाता है किसी एक वाटर में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है।
तो आपको बताना है कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग की तरह। सबसे पहली बात यार, हम एक फॉर्मूला अगर लिखें 1/f इज इक्वल टू म्यू -1, और यहाँ पे होता है 1/r1 माइनस 1/r2, किसके केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में या लेंस के केस में, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ये म्यू होता है ना वो किसका होता है, म्यू ऊपर होता है किसका, लेंस का, नीचे होता है सराउंडिंग का, नीचे होता है सराउंडिंग का, और -1 हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार, लेंस का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है किससे, सराउंडिंग वाले से, सराउंडिंग वाले से। तो इसका मतलब जो फोकल लेंथ आएगी वो कैसी आएगी, फोकल लेंथ आप लोगों की वो नेगेटिव आने वाली है, और उसके लिए किस तरीके से बिहेव करेगा, ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करने वाला है। किसकी तरह बिहेव करेगा भाई साहब, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है लेंस से, ठीक है। क्योंकि ये होता है ना, ऊपर तो लेंस का होता है, नीचे सराउंडिंग का होता है, सराउंडिंग वाले का ज़्यादा है, सराउंडिंग वाले का ज़्यादा दे रखा है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करने वाला है। नेक्स्ट आप लोगों को एक अरेंजमेंट दे रखी है इस न्यूमेरिकल में कि ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 है, ये कॉनकेव है जिसकी -10 है, सबको पता होता है कि माइनस में होती है, और ये 30 दे रखी है, और इनके बीच का डिफरेंस भी दे रखा है, और स्टार्टिंग में ये यू दे रखा है। तो मैं ये बोल रहा है कि आपको डिटरमाइन करना पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम इस लेंस को देखेंगे, इस लेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले फर्स्ट लेंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, फर्स्ट लेंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं भाई। फर्स्ट लेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो U1 है वो कितना है, -30 है, ठीक है, क्योंकि इधर जाएंगे हम, ओके। इसकी फोकल लेंथ कितनी है भाई, 10 दे रखी है, हमें V1 नहीं पता कहाँ बनेगा, क्योंकि पहले लेंस से पता ही नहीं इमेज कहाँ बन रही है भाई। तो पहले वो निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे, -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f से निकालेंगे। तो -1/u कितना है, -30, मतलब प्लस हो गया, और यहाँ पे 1/v नहीं पता तो वो निकालना है, और 1/f कितना है, 10, तो ये बनेगा 1/f इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। तो एलसीएम आ गया कितना, 30। यहाँ पे बनेगा आप लोगों के लिए 3, यहाँ पे बनने वाला आप लोगों के लिए कितना, 1 बनेगा, है ना, 1 बनेगा ना, क्योंकि देखो 30 है तो एक बार में 10 करेंगे, एक बार में 30 करेंगे, तो 1 ही बनने वाला है। तो 1/v, v की वैल्यू कितनी आएगी, 1/v, v की वैल्यू आएगी 2/30, मतलब 1/v की वैल्यू। तो v1 की वैल्यू एक तरीके से कितनी आ गई है, 30/2 मीन्स 15 आ गई है भाई, 15 सेंटीमीटर आ चुकी है, ठीक है। ये इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखो सभी बच्चे, भाई इसने जो इमेज बनाई वो 15 सेंटीमीटर पे बनाई है, तो ध्यान से देखो इन दोनों के बीच में कितना है, 5 है, इन दोनों के बीच में कितना है, 5 है, तो इससे आगे 10 और बन रही है ना। तो इसका मतलब फॉर दूसरा लेंस, फॉर सेकंड लेंस, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे भाई, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, वो है -10। आपको V2 निकालना है, मतलब इसकी वजह से जो इमेज होगी वो अब आप लोगों को निकालनी है। तो वो भी हो जाएगी कैसे, -1/u2 प्लस 1/v2 इज इक्वल टू 1/f2। तो -1 में 10 लिखेंगे। देखो सबसे पहली बात, इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इधर कहीं है, तो इधर से इधर जाएंगे, उधर ही रे जा रही हैं, तो वो एग्जैक्ट ही आ रहा है, मतलब वो पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -10 प्लस हो गया यहाँ पे 1/v2 इज इक्वल टू 1/f2 कितना है, -10 हो गया। तो 1/v2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -10 प्लस 1/10 मीन्स v2 की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। v2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, इन्फिनिटी आने वाली है, ठीक है। v2 की वैल्यू क्या आने वाली है भाई, इन्फिनिटी आने वाली है, क्योंकि आप देखो एक साइड 0 आ रहा है तो 1/v2 है, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो दैट्स वाई v2 इज़ इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इसकी वजह से जो इमेज है वो इन्फिनिटी से बनी है। तो इसके लिए वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट इसके लिए इन्फिनिटी पे होगा, इसके लिए इन्फिनिटी पे होगा, इसके लिए इन्फिनिटी पे है, तो इसका मतलब इमेज फोकस पे बनेगी, और इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 30। तो 30 जो है भाई हमारा वो आंसर होगा, 30 जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, फाइनल इमेज हमारी 30 पे बन रही होगी, क्योंकि सेकंड वाले ने जो इमेज बनाई है वो इन्फिनिटी पे बनाई है, और इन्फिनिटी जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है किसके लिए, थर्ड लेंस के लिए, और वो कहाँ पे बनाएगा, फोकस पे बनाएगा, ठीक है। चलो यार इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट एक रे है जो कि PQ है, और नॉर्मली इंसिडेंट होती है एक प्रिज्म के ऊपर जिसका नाम है, फेस के ऊपर जिसका नाम है BA, ठीक है। और वो किसका बना होता है, एक मटेरियल का बना होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू विच द प्रिज्म कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म फ्रॉम विच फेस विल द
रे एमर्ज। आपको एक बार तो ये डायग्राम पूरा करना है भाई। देखो यहाँ से अगर पी क्यू एंटर कर रहा है तो पी क्यू ऐसे एंटर करा दो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक नॉर्मल बन जाएगा। ये कौन है, एक नॉर्मल है, ठीक है। ये 60 है भाई, ये 90 है, तो ये कितना बनने वाला है मुझे ये बता दो जल्दी से। देखो ये 60 है, 60 हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, ये 30 बनने वाला है ना। अगर ये 30 है और ये कितना है, ये कितना है भाई, ये 90 है, तो 90 प्लस 30 कितना हुआ, 120। 120 तो ये एंगल कितना हुआ, 60 का हुआ, 60 का हुआ। लेकिन ये वाला एंगल चाहिए ना हमें तो, क्योंकि ये हमारा इंसिडेंट एंगल है। ये हमारा कितना है, इंसिडेंट एंगल। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं भाई, देखो, ठीक है। चलो तो इसका मतलब इंसिडेंट एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। अब हमें बताना है कि यहाँ से रे कहाँ जाएगी भाई, यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी या अंदर आएगी। उसके लिए हमें क्रिटिकल एंगल देखना है। तो क्या होता है क्रिटिकल एंगल यार, साइन सी, क्रिटिकल एंगल 1/μ, ठीक है। तो साइन सी निकालो यहाँ पे, ये होगा 1/μ। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5। तो बेटा यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सी की वैल्यू लगभग 42 डिग्री के अराउंड आएगी। मतलब आई जो है वो छोटा है किससे, 42 क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। मुझे याद है भाई, इसलिए मैंने 42 डिग्री लिखा। तो मैं भी याद कर लेना, क्योंकि लॉग टेबल अभी के लिए तुम्हारे लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो दैट्स वाई मैं नहीं करवा पा रहा हूँ तुम्हें। तो आई जो वो छोटा है, मतलब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से अभी क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब रे नॉर्मली जहाँ पे जानी होती है वहाँ जाएगी। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो थोड़ा इधर जाएगी भाई। नॉर्मल से दूर हटेगी, नॉर्मल से दूर हटेगी तो इधर की तरफ आ जाएगी भाई, ठीक है। इधर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। सीधी जाने की बजाय वो इधर की तरफ आ जाएगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। अगर मान लो यहाँ पे आई जो और सी बराबर हो जाते तो उस टाइम पे ये यहाँ से निकलती। अगर आई बड़ा होता तो ये अंदर ही आ जाती भाई। इस तरीके से आप लोगों को पाथ बनाना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो इसलिए ये किस फेस से निकलेगी भाई, ये AC फेस से निकलने वाली है। नेक्स्ट आप लोगों के पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है जो ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर को यूज़ करता है। ऑब्जेक्टिव के लिए पावर यूज़ करता है कितनी, 100D, और आई पीस के लिए पावर को यूज़ करता है कितना, 40D करता है, ठीक है। तो इसका मतलब पावर क्या होती है भाई, 1/f होती है। तो यहाँ पे अगर मैं f निकालूँ तो ये होगा 1/p। मीन्स अगर मैं F0 लिखना चाहूँ किसका, F0 लिखना चाहूँ किसका, ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, तो वो 1 सेंटीमीटर होगी, ओके। और FE की अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो 1/40, और ये बनेगा आप लोगों के पास 100 ऊपर सेंटीमीटर को कर लेते हैं, तो ये बनेगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो FE की होगी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ऑब्जेक्टिव की पावर फोकल लेंथ ये हो गई है और आई पीस की फोकल लेंथ ये हो गई है, ठीक है। द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी व्हेन द ट्यूब लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज दिस। लेंथ की वैल्यू भी दे दी है, 20 सेंटीमीटर है। आइडेंटिफाई करना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो भाई ऑब्जेक्टिव में अगर फोकल लेंथ कम है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ देखो यहाँ पे कम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम है किससे, आई पीस से। तो इसका मतलब ये कौन है आप लोगों के पास, ये है आप लोगों का कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, क्योंकि इसमें कम होती है पहले वाले की। चलो अब वो बोल रहा है कि आपको मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस जो होता है वो निकालना है। केस भी दे दिया भाई, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, तो m की वैल्यू कितनी होगी, L/FO, और इन्फिनिटी है तो D में FE हम करने वाले। L कितना है 20, FO कितना है, FO इज़ 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे होगा D इज़ 25। अच्छा मैग्नीफिकेशन है तो पॉजिटिव में ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए कोई भी हमें यहाँ पे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। FE कितना है, FE यहाँ पे है 2.5, 2.5 का ऊपर 10 लगा दो तो 25 से ये कैंसिल हो गया, और ये कितनी आ गई, 200 आ गई भाई। कितनी आनी चाहिए, 200 आनी चाहिए आप लोगों की, हाँ ये 200 आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का न्यूमेरिकल किस्सा, किससे रिलेटेड, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। चलो तो आज भाई इस छोटी सी वीडियो में इतने ही न्यूमेरिकल थे, ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल हमने करे। और इसका जो तीसरा पार्ट है वो बहुत जल्द आएगा। आप लोगों को सेकंड पार्ट कैसा लगा और कितनी हेल्प तुम्हें 50 का तड़का से मिल रही है वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।